हम लोग अभी तक 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बहुत डिटेल चर्चा कर ली है। आज हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना को बहुत विस्तार से समझ लेंगे और इसके बाद 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना समझ लेने के बाद हम लोग नियोजन के प्रकारों पर भी एक डिस्कशन करके आर्थिक नियोजन के इस टॉपिक को आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग चर्चा शुरू करने के पहले हम कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि गरीबी के मापन के लिए तेंदुलकर समिति बनी थी, तो तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? 1993। तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था गीताजी 2004 में। तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में हुआ था। अच्छा बताइए, वाईके अलग समिति का गठन 1979 में हुआ। ठीक है, अच्छा बताइए, हम लोग एकदम शुरुआत जब किए थे आर्थिक नियोजन टॉपिक का, वहां से कुछ चर्चा शुरू करते हैं। बताइए कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की संभावना तलाशने के लिए या नियोजन की संभावना तलाशने के लिए योजना एवं विकास विभाग का गठन किया गया था। तो आपको बताना है कि योजना एवं विकास विभाग का गठन कब हुआ था? 1944। सही जवाब है कि योजना एवं विकास विभाग का गठन 1944 में हुआ था। अच्छा बताइए, योजना एवं विकास विभाग को भंग कब किया गया, समाप्त कब किया गया? 1946 में इस विभाग को बंद कर दिया गया। अच्छा बताइए, सर्वोदय प्लान का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही जवाब है 1950। ठीक है, अब चलिए हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने के पहले हम आप लोगों से पूछ लें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 7 से 12। बिल्कुल सही, 2007 से 12। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में एक बात ये कहा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना को शैक्षिक योजना भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रहा था कि कौन निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शैक्षिक योजना है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को शैक्षिक योजना कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल ये है गीताजी कि आखिर 11वीं पंचवर्षीय योजना को शैक्षिक योजना क्यों कहा जाता है? इसका कारण था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर भारी मात्रा में व्यय करने का प्रस्ताव था। ठीक है, और यहाँ जो लिटरेसी के बारे में जो बातें हुई, साक्षरता के बारे में जो बात हुई कि 7 वर्ष से अधिक आयु में साक्षरता दर को 85% तक करने का लक्ष्य रखा गया था कि जो 7 साल के जो बच्चे हैं कम से कम 85% साक्षर हो जाएं, 85% लिटरेसी रेट का जो गोल है वो अचीव करने की बातें थी। और हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा शिक्षा पर व्यय करने का प्रस्ताव था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना को कौन सी योजना भी कहते हैं? शैक्षिक योजना। बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे 2 बार शुरू किया गया था? एक बार जनता सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और एक बार इंदिरा सरकार के द्वारा शुरू किया। ठीक है, बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे 1 साल पहले बंद कर दिया गया था? बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि विकास दर ऋणात्मक हो गया था? तृतीय। सही जवाब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि का जो विकास दर है वो ऋणात्मक हो गया। और किस पंचवर्षीय योजना को शैक्षिक योजना कहते हैं? 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब 11वीं पंचवर्षीय योजना को इसे संदर्भ में हम आप लोगों से पूछें कि बताइए कि आखिर इसका केंद्रीय विषय, केंद्रीय बिंदु या उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना। ठीक है, तेजी से तीव्र गति से समावेशी विकास करना
ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय विषय वस्तु था या मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ एक वर्ड आया समावेशी विकास। ठीक है। अब जब 12वीं पंचवर्षीय योजना में आप आइएगा तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र विकास, समावेशी विकास के साथ एक शब्द और जोड़ा गया, वो था सतत विकास। ठीक है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ये समावेशी विकास का क्या मतलब है? सभी क्षेत्रों में समान विकास। समावेशी विकास का मतलब है समाज के हर वर्ग का विकास। ठीक है। जैसे याद कीजिए, हम लोग पढ़ते थे दो तरह का एजुकेशन, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, और एक स्पेसिफिक एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ते थे, और एक हम लोग पढ़ते थे विशिष्ट शिक्षा के साथ समावेशी शिक्षा। ठीक है। ये सब तो वहां से पहले इसको जोड़ के देखिए, विशिष्ट शिक्षा क्या था कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे, जैसे जो जन्मांध है, जो जन्म से अंधा है, ठीक है, जो मानसिक विकलांग है, ऐसे बच्चों को अलग से पढ़ाना। ठीक है। अलग क्लासरूम, अलग तरह का टीचर, अलग तरह का टेक्नोलॉजी, ये था किस तरह का शिक्षा बताइए? विशिष्ट शिक्षा। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि एक ही क्लास में सामान्य बच्चे भी पढ़ें और उनके साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ें। ये इंक्लूसिव एजुकेशन था, ये समावेशी शिक्षा था। ठीक है। मतलब वहाँ विशेष आवश्यकता वालों पर भी ध्यान और सामान्य लोगों पर भी ध्यान। तो जो समावेशी विकास है, उस समावेशी विकास में समाज के उस तबके को भी लेकर के चलना था जो विकास के दौर में बहुत पीछे रह गया है, और जो विकास के रफ्तार में जो लोग आगे बढ़ गए हैं, वैसे लोगों को भी नजरअंदाज नहीं करना। ये समावेशी विकास है। क्लियर है? तो समावेशी विकास का मतलब हम लोग देख लिए कि विशेष आवश्यकता वाले या बहुत जो निर्धन हैं, जो बहुत पीछे रह गए हैं, उनके साथ उन लोगों के भी हितों के बारे में सोचना जो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में। ठीक है। तो हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए, तीव्र विकास और समावेशी विकास करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित विकास दर था वो 9%। लक्षित विकास दर कितना था? 9%। लेकिन बाद में संशोधित करके इस विकास दर को कर दिया गया 8.1%। ठीक है। 8.1% संशोधित करके कर दिया गया। लेकिन जो इसकी प्राप्ति दर थी वो 7.9%। तो 11वीं योजना सफल की असफल योजना थी। सबसे पहले लक्ष्य कितना रखा गया था? 9%। संशोधित करके 8.1% कर दिया गया। फिर हम लोग देखें कि प्राप्त विकास दर 7.9%। ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा जो व्यय हुआ था वो सामाजिक सेवाओं के ऊपर हुआ था। ठीक है। सामाजिक सेवाओं के ऊपर 32.7% व्यय किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और हम लोग ये चर्चा कर लिए, ये शैक्षिक योजना थी। और किस मॉडल पर आधारित था? तो मॉडल था योजना आयोग का पत्र। ठीक है। योजना आयोग का पत्र, इस मॉडल पर ये आधारित था। अब चलिए हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए आज हम लोगों को नियोजन के प्रकारों पर भी चर्चा कर लेना है, और आज के बाद जब हम लोग कल मिलेंगे क्लास में तो ग्राफिकल पोर्शन जो इकोनॉमिक्स का होगा उसको शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स देख रहे थे, हमारे मन में विचार है कि डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, वितरण। ठीक है। इसके बाद जब नियोजन समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग वितरण शुरू करेंगे, और वितरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। वितरण की सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत से जो लेकर के हम लोगों को चलना है, फिर हम लोगों को लगान का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत। ठीक है। और मजदूरी का सिद्धांत है तो उसमें बहुत सारा सिद्धांत। अगर हम लोग लगान की ही बात करेंगे तो लगान में रिकार्डो का लगान सिद्धांत, आधुनिक लगान सिद्धांत, आभास लगान सिद्धांत, बहुत सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो वितरण का जो पोर्शन है उसको हम लोग आज के बाद शुरू करें। ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? योजना आयोग का पत्र। शुरू में लक्ष्य 9% रखा गया था, फिर घटा के 8.1% कर दिया गया। प्राप्त हुआ था 7.9%।
क्लियर। 11वीं पंचवर्षीय योजना सफल था कि असफल? असफल। असफल योजना था। इसमें समावेशी विकास की बात किया गया था और समावेशी विकास के साथ तीव्र और समावेशी विकास की बातें की गई। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना है, हम लोग जानते हैं ये बात। तो आपको बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2012 से 17। ठीक है, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। आपको ये बताना है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका केंद्रीय विषय वस्तु क्या था या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था तीव्र विकास करना, संपोषणीय और समावेशी विकास करना। या ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया संपोषणीय, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सतत। उसी के लिए इकोनॉमिक्स में एक वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग तीव्र विकास की बात किए, सतत विकास की बात किए और समावेशी विकास की बात। हम लोग समावेशी विकास क्या होता है ये देख लिए। ठीक है, समावेशी विकास का मतलब हम लोग ये देखे कि सिर्फ निर्धन वर्ग के हितों को ध्यान में न रखना, उनके साथ ही साथ उन लोगों के भी हितों को नजरअंदाज नहीं करना जो सामान्य जीवन स्तर जी रहे हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वैसे लोगों को भी नजरअंदाज नहीं करना। दोनों को साथ में लेकर चलना, ये समावेशी विकास है। तो तीव्र विकास करना, सतत विकास करना और समावेशी विकास करना ये केंद्रीय विषय वस्तु था या मुख्य एजेंडा था 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, थोड़ा सा एक चर्चा हम लोगों को करना चाहिए कि ये सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऐसे समझिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट ये यह मान के चलता है कि जो रॉ मटेरियल है, जो प्राकृतिक संपदा है, ये प्राकृतिक संपदा, ये प्राकृतिक संसाधन हम लोगों को फ्री में नहीं मिला। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन हम उन लोगों से उधार लिए हुए हैं जो इस दुनिया में 500 साल बाद आएंगे, 1000 साल बाद आएंगे। क्लियर है। सतत पोषणीय विकास इस विचार पर आधारित है कि प्राकृतिक संसाधन हमको मुफ्त में नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला है। ये संसाधन हम लोग आने वाली भावी पीढ़ी से उधार लिए हैं और इन संसाधनों को भावी पीढ़ी को लौटाना भी है। मतलब जो सतत पोषणीय आर्थिक विकास है ये टिकाऊ विकास है। मतलब अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ी के जरूरतों को नजरअंदाज करना से ये मना करता है कि आप अपनी जरूरत को जरूर पूरा कीजिए, लेकिन आने वाली भावी पीढ़ी के जरूरतों को भी ध्यान में रखिए। मतलब ये पर्यावरण संतुलन की बात करता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र विकास करना, संपोषणीय या सतत विकास करना और समावेशी विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में पहले लक्ष्य रखा गया था 8.2%। लक्ष्य कितना निर्धारित था? 8.2%। लेकिन बाद में लक्ष्य को कर दिया गया था 8%। ठीक है, लक्ष्य शुरू में कितना था? 8.2%। फिर कितना कर दिया गया? 8%। लेकिन प्राप्त हुआ था 7.9%। तो इसको लगभग हम लोग सफल योजना ही मानते हैं। ठीक है, लगभग सफल योजना है, लक्ष्य के बहुत करीब था। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि एनडीए की सरकार बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के इस अनवरत क्रम को रोक दिया गया। जो लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को भंग कर दिया गया। योजना आयोग की जगह में नीति आयोग आया और पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई। एक बात हम लोग जानते हैं कि इसके स्थान पर योजना आयोग का स्थान कौन लिया? नीति आयोग। और योजनाओं के बारे में एक कॉन्सेप्ट आया कि 15 वर्षीय नेशनल डेवलपमेंट विजन बनाया गया। क्या बनाया गया? 15 वर्षीय नेशनल डेवलपमेंट विजन बनाया गया और ये कहा गया कि इसकी समीक्षा हर 3 साल में होगी। ठीक है, 15 वर्षीय नेशनल डेवलपमेंट विजन बना, इसकी समीक्षा कितने सालों में करने की बात की गई? हर 3 साल में समीक्षा करने की बात की। ठीक है, अब चलिए हम लोग आज जो बहुत महत्व का टॉपिक है वो है नियोजन का प्रकार।
ठीक है, नियोजन के प्रकार पर एक संक्षेप में चर्चा करें और सारे प्रकारों को हम लोग संक्षेप में देखें, लेकिन संक्षेप में देखने के क्रम में कोई भी जरूरी चीज छूट नहीं जाए, इसका भी हम लोग ध्यान रखें। ठीक, जैसे योजना को, प्लानिंग को कई आधारों पर बांटा गया है। कई आधार हैं जिसके आधार पर योजना को बांटा गया है, जिसमें पहला आधार है राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार। पहला आधार क्या है बताइए? राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर योजना के प्रकार। राज्य और बाजार के बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर जी या अंतर संबंधों के आधार पर। बाजार और राज्य के अंतर संबंधों के आधार पर योजना दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? तो एक है आदेशात्मक नियोजन और दूसरा है निर्देशात्मक नियोजन। कौन कौन बताइए? पहला आदेशात्मक और दूसरा निर्देशात्मक। आदेशात्मक और दूसरा बताइए? निर्देशात्मक। निर्देशात्मक। पहला आदेशात्मक और दूसरा निर्देशात्मक। निर्देशात्मक। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि ये आदेशात्मक नियोजन क्या है, ठीक है, और निर्देशात्मक नियोजन क्या है, और दोनों में बेसिक अंतर क्या है। बाजार और राज्य के अंतर संबंधों के आधार पर नियोजन कितने तरह का? दो। कौन कौन? आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। क्लियर? पहले जानिए कि ये आदेशात्मक नियोजन क्या होता है। आदेशात्मक नियोजन का मतलब है, पहले ध्यान से सुनिएगा फिर आप लोगों से पूछ भी लेंगे। ठीक है, आदेशात्मक नियोजन का मतलब ये होता है कि इसमें राज्य की जो भूमिका है वो आदेशात्मक रूप में होगा। ठीक है, राज्य आदेश देने का काम करेगा और केंद्रीय स्तर पर एक संगठन रहेगा जो योजना बनाएगा और योजना के संबंध में स्वयं निर्णय लेगा। क्लियर? आदेशात्मक नियोजन क्या था? आदेशात्मक नियोजन में देखें कि राज्य की भूमिका आदेशात्मक रूप में होती है। एक केंद्रीय संगठन होता है, केंद्रीय संगठन योजना बनाता है और केंद्रीय संगठन योजना के संदर्भ में जो भी निर्णय लेना होगा वो स्वयं लेगा। ठीक है, और यहाँ जो है कि इसके बारे में कहा जाता है कि जो आदेशात्मक नियोजन है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो केंद्रीकृत होती है। केंद्रीकृत का मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन नियोजन बना रहा है सर्वोच्च ताकत उसी के पास है। ठीक है, निर्णय लेने का, योजना को लागू करने का, उसकी समीक्षा करने का सारा अधिकार उसी संगठन के पास हो। अगर इसको व्यवहारिक रूप में हम लोग चर्चा करें तो भारत के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत में योजना आयोग बना। योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना और उसकी अंतिम स्वीकृति देने का काम एमपीसी करता था। तो भारत के संदर्भ में भी देखे कि भारत में आदेशात्मक नियोजन बन रहा था। आदेशात्मक नियोजन में क्या होता था कि सरकार की भूमिका सलाहकार के रूप में नहीं होती थी। सरकार की भूमिका आदेश देने वाला रूप में होता था, ऑर्डर देने वाले रूप में होता था। एक केंद्रीय संगठन रहता था, केंद्रीय संगठन आर्थिक योजना बनाता था और उसके संदर्भ में सारा निर्णय लेता था। ठीक है, निर्णय लेने की सर्वोच्च सत्ता उसी के पास। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती थी? तो केंद्रीकृत। ठीक है, आदेशात्मक नियोजन समझ में आया? अब समझिए निर्देशात्मक नियोजन क्या चीज है। निर्देशात्मक नियोजन का मतलब है ना कि जो निर्देशात्मक नियोजन है उसमें राज्य का भूमिका प्रोत्साहन देने वाले के रूप में होती है, प्रेरणा देने वाले के रूप में होता है। ठीक है, राज्य की जो भूमिका होती है वो प्रेरणा देने का होता है, ये प्रोत्साहित करने का होता है। राज्य लक्ष्य तय कर देता है। ठीक है, राज्य क्या करेगा? आपको एक लक्ष्य तय कर देगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो जवाबदेही है वो निजी क्षेत्र के ऊपर रहेगा। ठीक है, बाजार की शक्तियों के ऊपर रहेगा। तो हम लोग चर्चा कर लिए निर्देशात्मक नियोजन और आदेशात्मक नियोजन। राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर नियोजन दो प्रकार के। कौन कौन? एक आदेशात्मक नियोजन और दूसरा निर्देशात्मक नियोजन।
आदेशात्मक नियोजन की प्रवृत्ति केंद्रीकृत होगी और निर्देशात्मक नियोजन की प्रवृत्ति विकेंद्रीकृत होगी। क्लियर? निर्देशात्मक नियोजन का मतलब देखिए कि राज्य क्या कर रहा है, लक्ष्य तय कर दिया और राज्य जो है सो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जवाबदेही किसकी है? बाजार की शक्तियों की है या निजी क्षेत्र की है, ठीक है। लेकिन आदेशात्मक नियोजन में देखें कि ये केंद्रीय स्तर पर एक संगठन रहता है जो आर्थिक नियोजन बनाता है, योजना बनाता है, उस योजना के संबंध में स्वयं निर्णय लेता है और जो लक्ष्य तय किए जाते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जवाबदेही उसी संगठन की होती है, राज्य की स्वयं की होती है। क्लियर? तो आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन में क्या बेसिक अंतर है ये समझ में है। निर्देशात्मक नियोजन की प्रकृति विकेंद्रीकृत, आदेशात्मक नियोजन की प्रवृत्ति केंद्रीकृत। अभी देखिए निर्देशात्मक नियोजन को आप ऐसे भी समझिए, अभी हम लोग जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका सिर्फ है लक्ष्य एक तय करते हैं कि आज दिन भर में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये हम सिर्फ तय कर दिए। उसके बाद लोग स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं नहीं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको हम डांटते भी हैं नहीं। ये किस तरह का योजना है? ये निर्देशात्मक योजना है। क्लियर है? तो हम लोग आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन समझ गए। किसके आधार पर? राज्य और बाजार के संबंधों के आधार पर नियोजन कितने तरह का? दो तरह का। यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा गीता जी कि आदेशात्मक नियोजन की प्रकृति होती है केंद्रीकृत, निर्देशात्मक नियोजन की प्रकृति होती है विकेंद्रीकृत। अब चलिए हम लोग नियोजन के दूसरे प्रकारों को देखते हैं। नियोजन का दूसरा प्रकार है हम लोग प्रक्रिया के आधार, प्रोसेस के आधार। नियोजन दो तरह का है, एक केंद्रीकृत नियोजन और एक विकेंद्रीकृत। क्लियर? बी हम लोग क्या देखें, किसके आधार पर? प्रेरणा, प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया के आधार पर। कौन कौन होता है गीता जी बताइए? प्रक्रिया के आधार पर पहला केंद्रीकृत नियोजन, केंद्रीकृत और दूसरा विकेंद्रीकृत। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ऑब्जेक्टिव कई बार रहा है यहाँ से, है ना, कई बार ऑब्जेक्टिव रहता है। केंद्रीकृत नियोजन क्या है, विकेंद्रीकृत नियोजन क्या है? केंद्रीकृत नियोजन को आप आदेशात्मक नियोजन भी कह सकते हैं, हाँ। ठीक है, केंद्रीकृत नियोजन को आप क्या कर सकते हैं? आदेशात्मक नियोजन। अब आदेशात्मक नियोजन को आप याद कीजिए। आदेशात्मक नियोजन में क्या होता था? योजना सरकार स्वयं बनाती थी, हाँ। योजना बनाने के लिए सरकार केंद्रीय स्तर पर एक संगठन रखती थी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार का था जो नियोजन बनाता था, सरकार स्वयं निर्णय ले रही होती थी नहीं। तो केंद्रीकृत नियोजन और केंद्रीकृत नियोजन का जो डिमेरिट है वो ये है, केंद्रीकृत नियोजन का डिमेरिट कि जैसे मान लीजिए कि हम चतरा में रह के लमटा के बारे में, चतरा का एक गांव है लमटा, हम चतरा में रह के लमटा के बारे में कोई प्लान बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो बताइए ये गलत भी हो सकता है? हाँ, एकदम गलत हो सकता है। अगर लमटा के बारे में हम कोई प्लान बना रहे थे या मान लीजिए टंडवा के बारे में कोई प्लान बना रहे थे, टंडवा के किसी गांव के बारे में अगर प्लान बना रहे थे, तो वहाँ के लोगों की भी सहभागिता होता, वहाँ के लोग भी प्लान बनाने में हिस्सेदार रहे होते, नहीं स्थानीय लोग भी रहे होते और प्लान बनाने वाले एक्सपर्ट भी रहे होते, तो ये ज्यादा अच्छा प्लान बनता कि नहीं? केंद्रीकृत नियोजन जो है ना, वो केंद्रीकृत नियोजन में क्या होता है कि जैसे जो योजना आयोग होता था तो उसमें कुछ लोग होते नहीं, कुछ एक्सपर्ट होते होंगे, अलग अलग विषयों के जानकार होते होंगे उस टीम में और वो प्लानिंग करते होंगे नहीं। तो अच्छा कोई जरूरी है कि कोई किसी विषय का जो एक्सपर्ट है वो अच्छा ही प्लान बनाए? जरूरी नहीं है। जैसे बहुत पढ़ा लिखा आदमी अगर मान लीजिए कोई मैनेजमेंट का कोर्स करके आया है तो मैनेजमेंट की बेहतर समझ उसी के पास होगी, जरूरी नहीं है। जैसे धीरू भाई अंबानी
मात्र मैट्रिक पास थे, हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, नहीं बहुत सारे लोग जिनके पास एकेडमिक जो परफॉर्मेंस रहा उनका या उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि रही वो बहुत कम रही, लेकिन शैक्षिक उपलब्धि कम रहने के बाद भी वो कुशाग्र बुद्धि के रहे। नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो जो केंद्रीकृत नियोजन है उसमें क्या हो रहा है, कुछ अधिकारी कुछ लोग मिल करके योजना बना रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, सारा ताकत कुछ लोगों के पास केंद्रित है। या आप ऐसे कहिए कि यहाँ जो प्लानिंग है वो टॉप से नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जा रहा नहीं, है। केंद्रीकृत नियोजन का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि यहाँ प्लानिंग टॉप में बना, टॉप में बनता है, ठीक है, एसी रूम में प्लान बना और उस प्लान को हम लोग उतारने का प्रयास करें। अब इससे क्या होता है कि अगर एसी रूम में बैठ करके जो प्लान बनेगा वो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के लिए सही होगा कि नहीं होगा, वहां के लोगों के लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। नहीं, तो केंद्रीकृत नियोजन के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये ऊपर से नीचे की ओर जाता है, टॉप लेवल में प्लान बना और नीचे लेवल में इसको कार्यान्वित किया गया, ठीक है। लोगों की सहभागिता नहीं होती है, लोग खुद को यहाँ, लोगों को लगता है कि अगर हमको प्लान बनाने का अवसर मिला होता तो हम ज्यादा बेहतर बनाते अपने लिए। नहीं, तो केंद्रीकृत नियोजन के बारे में ये हम लोग देख लिए। केंद्रीकृत नियोजन को हम लोग और कौन सा नियोजन कर सकते हैं, आदेशात्मक नियोजन कर सकते हैं, ठीक है। अब विकेंद्रीकृत नियोजन के बारे में समझिए कि आखिर विकेंद्रीकृत नियोजन क्या है। विकेंद्रीकृत नियोजन में जो योजना बनाया जाता है गीता जी, उसमें क्या होता है कि स्थानीय लोग भी होते हैं, ठीक है, स्थानीय लोगों की भी सहभागिता होती है। और हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन था और जो 74वां संविधान संशोधन था, ये पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ था और नगर पंचायत से जुड़ा हुआ था। नहीं, 74वां नगर पंचायत से था, 73वां पंचायती राज से, ठीक है। माने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी, ठीक है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन में ये महसूस किया गया था कि गांव के लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े, शहर के लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े, जहां के लिए योजना बन रहा है वहां के लोगों का राय भी लिया जाए, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए मेरे गांव में कोई स्कूल बनाने की योजना है और वो कहाँ होगा, ये डिसीजन, जैसे आज देखिए ग्राम सभा की बात जो होती है, ग्राम सभा के माध्यम से जो निर्णय निकल के आता है, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा डिसीजन देंगे किस जगह में होना चाहिए, किस जगह में नहीं होना चाहिए। अब दिल्ली में बैठ करके कोई आदमी तय कर देगा कि टंडवा के किसी गांव में किसी स्थान पर विद्यालय हो, ये गलत होगा कि नहीं? तो विकेंद्रीकृत नियोजन में हम लोग क्या समझे कि यहाँ स्थानीय निकाय भी शामिल होंगे, राज्य सरकार भी शामिल होगी, केंद्र सरकार भी शामिल होगी, ठीक है। ये विकेंद्रीकृत नियोजन है। अच्छा बताइए, केंद्रीकृत नियोजन को हम लोग आदेशात्मक अगर बोल सकते थे तो विकेंद्रीकृत नियोजन को हम लोग निर्देशात्मक नियोजन कहेंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव का लेवल समझ रहे हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन को निर्देशात्मक, केंद्रीकृत को आदेशात्मक, ठीक है। कौन सा नियोजन ठीक है, केंद्रीकृत की विकेंद्रीकृत? विकेंद्रीकृत के बारे में हम लोग कह सकते हैं नीचे लेवल में, नीचे से ऊपर नहीं, नीचे लेवल में धरातल में जमीन में बैठ करके जो है प्लान बनेगा और उसको ऊपर तक लागू किया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग समझ लिए केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन के बारे में और क्या शब्द था? आदेशात्मक। विकेंद्रीकृत को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशात्मक। निर्देशात्मक क्या है, आदेशात्मक क्या है, ये समझ गए। निर्देशात्मक में क्या होता था उज्जवल? निर्देशात्मक में होता था कि राज्य लक्ष्य तय करती थी और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जवाबदेही निजी क्षेत्र को दे दिया जाता था, सरकार प्रोत्साहित करती थी। देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रोत्साहन का बहुत असर पड़ता है हर फील्ड पर, हम लोगों के जीवन में भी। कि हम लोगों, अगर मान लीजिए आप उद्देश्य विहीन है, ठीक है, और कोई आपको एक लक्ष्य दे दे नहीं और आप पर कोई भरोसा दिखला दे, नहीं रियल में ये काम आप ही कर सकते हैं, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो किया जा सकता है। जैसे हम लोग रामायण में जामवंत और हनुमान की कहानी जानते हैं, नहीं कि हनुमान के पास असीम क्षमता था
वो उड़ सकते थे, लेकिन उनको अपनी क्षमता पता नहीं था। तो जामवंत क्या किए, जामवंत कहे कि नहीं तुम उड़ सकते हो, नहीं तुम्हारे पास क्षमता है कि तुम उड़ सकते हो, तुम छलांग लगा सकते हो, और हनुमान वो काम कर ली। नहीं तो राज्य की भूमिका प्रोत्साहन करने का होगा, राज्य की भूमिका जामवंत का होगा, ठीक है, राज्य जो है जामवंत के रूप में काम करे, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर लिए कौन कौन सा अंतर संबंधों का, राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर नियोजन कितने तरह का, कौन कौन, आदेशात्मक, निर्देशात्मक, ठीक है। फिर हम लोग चर्चा किए प्रक्रिया या प्रोसेस के आधार पर नियोजन कितने तरह का, कौन कौन, केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। अब देखिए हम लोग नियोजन को अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर भी बांटते हैं, ठीक है। कितने वर्गों में बांटते हैं, तो दीर्घ अवधि नियोजन या दीर्घकालीन नियोजन, अनवरत योजना और अल्पकालीन नियोजन। टाइम के आधार पर, समय अवधि के आधार पर नियोजन कितने तरह का, 3 तरह, ठीक है। समय अवधि के आधार पर सी हम लोग देखें, समय अवधि, समय अवधि की बात किए, बताइए समय अवधि के आधार पर नियोजन 3 तरह का। पहला दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, उसके बाद हम लोग अनवरत योजना की बात की, रोलिंग प्लान की बात की, और तीसरा अल्पकालीन। देखिए ऑब्जेक्टिव समझिएगा, है दीर्घकालीन नियोजन का उदाहरण हम आपको देते हैं। 2000 ईस्वी में दूसरी बार जनसंख्या नीति बनी इस देश में, ठीक है। उसमें एक लक्ष्य तय किया गया, ठीक है। 2000 ईस्वी में जो जनसंख्या नीति बनी उसमें एक लक्ष्य तय किया गया कि 2017 तक भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को स्थिर करना है, ठीक है। अब बताइए जनसंख्या नीति कब बना था, 2000 में। लक्ष्य क्या रखा गया, 70 नहीं, अटल जी मर गए, अटल जी नहीं है, नहीं, लेकिन लक्ष्य रखा गया था 2070, ठीक है। 2070 का लक्ष्य रखा गया कि 2070 ईस्वी तक जो है वो जनसंख्या को स्थिर कर देना, ठीक है। उस तरह से ये कहलाएगा कौन सी योजना, दीर्घकालीन। आप लोग अनवरत योजना जानते हैं, अनवरत योजना पर पहले हम लोग बात किए थे, रोलिंग प्लान, ठीक है। अगर वैश्विक स्तर पर सबसे पहले कौन दिए थे, गुनार मिर्डल, किस किताब में, एशियन ड्रामा, ये जानते हैं हम लोग, एशियन ड्रामा में दिए थे, गुनार मिर्डल दिए थे। भारत में लागू कौन किए थे, लकड़वाला, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। और जैसे ही लकड़वाला की बात होगी तो 1993 आपको याद कर लेना है। लकड़वाला गरीबी मापने के लिए लकड़वाला की अध्यक्षता में समिति बनी थी, और लकड़वाला गरीबी मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किए थे, सीपीआई का। इसके पहले कैलोरी अलग, वाई के अलग कैलोरी की बात किए थे। फिर हम लोग चर्चा किए व्रत अंडान्वेतर में कैलोरी की बात किए थे। लेकिन इन लोगों से हट करके सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात किए थे कौन, लकड़वाला। लेकिन उपभोक्ता बास्केट लेकर के कौन आए, तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर उपभोक्ता बास्केट लेकर कौन आए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कौन की, सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अनवरत योजना के बारे में जाने कि अनवरत योजना क्या था। तो अनवरत योजना रोलिंग प्लान, गुनार मिर्डल, एशियन ड्रामा की किताब का नाम था, डी लकड़वाला भारत में लागू किए थे। लेकिन सरकार पूछेगा तो कौन सी सरकार, जनता सरकार। अनवरत योजना में क्या होता है, अनवरत योजना में दीर्घकालीन उद्देश्य भी रहते हैं, ठीक है। दीर्घकालीन उद्देश्य भी रहता है, मध्यमकालीन उद्देश्य भी रहता है, और लघुकालीन उद्देश्य भी रहता है, शॉर्ट पीरियड का उद्देश्य रहता है। पहले हम चर्चा किए थे, हम लोग चर्चा किए थे जैसे दीर्घकालीन उद्देश्य मेरे बारे में सोचिए, मेरा क्या हो सकता है। दीर्घकालीन उद्देश्य मेरा है कि जब मेरी बेटी 25 साल की हो जाएगी तो 25 साल में हम उसकी शादी करना चाहते हैं, तो ये दीर्घकालीन उद्देश्य है, नहीं। अब उसके लिए हम अपनी एक योजना बनाएंगे। फिर हम लोग चर्चा किए थे कि 5 साल के बाद उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो उसकी योजना मध्यमकालीन उद्देश्य में आ जाएगा। और आज उसकी जरूरत को पूरा करना, उसके लिए खिलौना लेना, उसके लिए कपड़ा लेना, उसके खाने से संबंधित चीजें लेना, ये अल्पकालीन उद्देश्य, ठीक है। ये रोलिंग प्लान में हम लोग देखे थे। अब जो है ये अल्पकालीन
नियोजन क्या है। अल्पकालीन नियोजन वार्षिक आधार पर बन सकते हैं। ये सब बहुत सुंदर उदाहरण बजट है, बजट। ठीक है। बजट बहुत अच्छा उदाहरण इसका है कि हर साल जो है सो बजट हम लोग बनाते हैं, सरकार बनाती है बजट, ठीक। उसके बाद हम लोग नियोजन को बांटते हैं क्षेत्र के आधार पर, राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। बताइए क्षेत्र के आधार पर नियोजन कितने तरह का? दो तरह। कौन कौन? क्षेत्रीय नियोजन और राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियोजन। उसके बाद बताइए समय के आधार पर दीर्घकालीन अनवरत योजना और अल्पकालीन योजना। उसके बाद बताइए राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर आदेशात्मक और निर्देशात्मक, प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, ठीक है। तो आज हम लोग लगातार 8 दिनों से लगे हुए थे, ठीक है। 8 दिन हम लोग लगातार काम किया आर्थिक नियोजन के टॉपिक पर, और आर्थिक नियोजन हम लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए आप लोगों को खुद से भी आर्थिक नियोजन में और भी अगर कोई जानकारी आप अगर चाहते हैं तो खुद को अप टू डेट कीजिए, और भी बहुत सारी किताबों को आप देखिए, ठीक है। कल से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे विचलन।